नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। बुरहान वानी जैसा आतंकवादी, बुरहान वानी जैसा गद्दार आखिर कश्मीर का हीरो कैसे हो सकता है? क्या बुरहान वानी जैसे आतंकियों के शव उनके परिवारों को सौंपे जाने चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। आतंकी की शव यात्रा के सहारे दूसरे युवाओं को भड़काने का मौका कैसे दिया जा सकता है? सवाल आज इसलिए क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी से बताया जा रहा था, लेकिन कश्मीर में आतंक के सहारे सियासत करने वालों को सुरक्षा बलों की कामयाबी का जश्न पच नहीं रहा। कश्मीर की सड़कों पर आतंकी बुरहान वानी के हमदर्द उसकी मौत का मातम मना रहे हैं। श्रीनगर बंद का ऐलान किया गया है। कश्मीर में कई जगह हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जैसे नेता, वो नेता जो सुरक्षा बलों की वजह से सुरक्षित है, वो आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर पर बधाई देने की बजाय ये कहकर डरा रहे हैं कि कश्मीर में हालात और बिगड़ सकते हैं। साथ ही कश्मीर के किसी भी नेता ने अब तक ये नहीं कहा कि आतंकियों का एनकाउंटर ऐसे ही होना चाहिए। क्या कश्मीर में नेताओं की यही सोच आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा और आज ताल ठोक के हम पूछेंगे कि बुरहान जैसे आतंकियों को कश्मीर का हीरो क्यों बनाया जा रहा है? बुरहान जैसे आतंकियों को हीरो बनाना क्या कश्मीर से खिलवाड़ नहीं है? जब आतंक का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं होता, तो आतंकियों के शव को दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी क्यों दी जा रही है? आतंकियों की शव यात्रा की इजाजत देना क्या लोगों में उन्माद को भड़काने की इजाजत देना नहीं है? कश्मीर के नेता सुरक्षा बलों की तारीफ और आतंकी बुरहान के एनकाउंटर को सही बताने से बच क्यों रहे हैं? इन सभी सवालों को हम उठाएंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। आतंकी बुरहान के एनकाउंटर पर कश्मीर के नेताओं का मातम क्यों? कोई भी लड़का मरता है तो एक माँ की कोख खाली हो जाती है, और हम चाहते हैं कि सारा वहाँ पे एक पीस हो, विकास हो, तो ये अड़चने लाती रहती है। सुरक्षा बलों की कामयाबी से कश्मीर के नेता खुश क्यों नहीं? सीआरपीएफ पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी हमने हमारे ऊपर हमला किया है उनको खत्म करके रहा है हमने, और खत्म कर देंगे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो आतंकवादी है, तो देश के खिलाफ ही है, देश की शांति के खिलाफ ही है। तो हम पर्टिकुलरली एक को नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा रह चुका है या दूसरा कोई बड़ा है। कि बुरहान वानी ना ही पहला शख्स था जिसने बंदूक उठाई और ना ही वो आखिरी होगा। ये बड़ी खबर है और घाटी में कुछ दिन तनावपूर्ण रहने वाले हैं। मोबाइल इंटरनेट सर्विस रोक दी गई है। कई जगहों पर प्रतिबंध, कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया गया है। क्या आतंकियों की शव यात्रा की इजाजत देना लोगों को भड़काने की इजाजत देना नहीं है? आतंकियों को दफनाने के लिए क्यों दी जाए भारत की जमीन? इस खूंखार आतंकवादी के शव को वहां किसी को देने की गलती न करें, तो वहां फिर से बहुत अधिक मात्रा में नए बुरहान वानी पैदा होने की गुंजाइश होगी। बुरहान वानी एक पोस्टर बॉय बन चुका था आतंकवादियों का, तो उसको एलिमिनेट करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की। क्या आतंकियों को दफनाने के बजाय कूड़े में जला नहीं देना चाहिए? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पेशे से सर्जन हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जम्मू कश्मीर में ब्रिगेडियर रहते हुए काफी काम इन्होंने किया है। श्रीलंका में 1988-90 में हुए ऑपरेशन पवन में वो शामिल रहे। हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, इस्लाम के जानकार भी हैं। हमारे साथ जेएनके कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलसी वो रह चुके हैं, पेशे से वकील हैं। राहुल जलाली हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल
जनरल हसनैन, आपसे, बुरहान वानी एक आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारा जाता है सर, 10,000 लोग उसकी शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उस शव यात्रा में सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स भी थे, टेररिस्ट भी थे। उसको बाकायदा त्रिवोली सैल्यूट दिया जाता है। एक आतंकी को हीरो कौन बनाता है सर? क्या हमारी राजनीति बनाती है? कौन बनाता है एक आतंकी को हीरो? देखिए, ये एक बड़ा कठिन जवाब देना, मगर मैं इसको कोशिश करता हूँ। जब कल शाम को मेरे पास ये खबर आई, पहले तकरीबन 6:30-7 बजे, कि बुरहान वानी शायद इस कॉर्डन के अंदर फंसा हुआ है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला विचार यही आया कि अगर बुरहान वानी मारा गया तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पॉलिटिकल लीडरशिप, सिक्योरिटी लीडरशिप इसको अगले दिन इसके फ्यूनरल को, अंतिम संस्कार को कैसे हैंडल करेगी। और इसी के बारे में मैंने ट्वीट भी किया, इसके बारे में मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा, और ये लिखा कि मैं उस समय खुद सहमत नहीं था कि किस तरीके से यह हैंडल किया जाएगा। मेरे दिमाग में यह जरूर था कि देखिए, उसामा बिन लादेन के साथ जो हुआ वो अलग चीज थी, वो अलग कॉन्टेक्स्ट था। और अगर आप इतिहास देखिए जम्मू कश्मीर की आतंकवादी का, तो आप देखेंगे कि जब भी कोई बड़ा लीडर मारा गया है, और बुरहान वानी कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है, कोई ऐसा पोस्टर बॉय नहीं है, इससे बहुत बड़े पोस्टर बॉय मारे गए हैं पहले। मैं शब्बीर बदूरी के बारे में याद कराता हूं आपको, जो 9-10 साल साउथ कश्मीर इसी जगह पर था। अब्दुल्ला उन्नी मेरे समय, जब मैं कोर कमांडर था, और मैं कश्मीर में कोर कमांडर रह चुका हूं, ब्रिगेड कमांडर नहीं, सिर्फ मैं कोर कमांडर रह चुका हूं, मेरे समय ही वो मारा गया था वहां पर। और इन सब वाक्यों में जो था, अंतिम संस्कार के लिए बदन, बॉडी जो है वो दी जाती थी वापस। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो कि बॉडी दी जा रही है, मगर मैं शायद इस मौके पर सहमत नहीं हूं इसके साथ, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि इस वक्त इमोशंस, जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और हालत ऐसी है कश्मीर में इस वक्त। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे के ऊपर इतने वाक़ये हुए हैं, अमरनाथ यात्रा चली हुई है इस वक्त, अगर दूसरा हफ्ता आज या कल उसका शुरू हो रहा है। तो मेरे ख्याल में स्थिति ऐसी नहीं थी जिसमें कि एक पब्लिक तौर पे आप फ्यूनरल को होने दें। मगर ये भी मैं बताना चाहता हूं पब्लिक को कि अगर आपने बॉडी वापस नहीं दी होती, और ये अगर फ्यूनरल, पब्लिक फ्यूनरल नहीं होता, तब भी प्रोटेस्ट ऐसे ही होते, इसी तरीके से लोग निकलते, 10,000 नहीं, शायद 20,000 लोग बाहर निकलते। तो ये एक बड़ी मुश्किल स्थिति है, और इसका डिसीजन लेना जो है, जो जमीन पर लोग काम कर रहे हैं उन पर छोड़ दीजिए, वो ही समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। संबित पात्रा साहब, बुरहान वानी के मारे जाने की खबर आई सुरक्षा बलों के हाथों, तो मुझे लगता है इस देश ने सोचा कि हमारे जो लीडर्स हैं निकलेंगे, उनके रिएक्शंस आएंगे, जैसे कि अक्सर जब सियासत जिन खबरों पर करनी होती है तब आते हैं। सुरक्षा बलों को सैल्यूट किया जाएगा, कोई उन्हें बधाई देगा इस कामयाबी पर, क्योंकि किसी भी आतंकी का यही हश्र होना चाहिए। लेकिन साहब, मैं सुबह से तो लगातार देख रही हूं, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, मैंने कोई रिएक्शन मिस कर दिया हो सर। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई रिएक्शन आया, एक ऐसी साउंड बाइट आई, एक ऐसा बयान आया जिससे सुरक्षा बलों को लगता कि हाँ, हमने कोई बड़ी कामयाबी दर्ज की है? वो सुनने को नहीं मिला इस देश को संबित पात्रा, जो ये पूरा देश सुनना चाहता था अपने नेताओं से, लीडरशिप से। ये बहुत जायज प्रश्न है अदिति जी, और पहली बात तो है कि मैं इस पैनल में पहले सल्यूट करना चाहूंगा हमारे आर्म्ड फोर्सेस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को, कि जिनके कारण से जिस प्रकार का एक पीस का माहौल वो बना पा रहे हैं कश्मीर में। जिस प्रकार देखिए, इसी वर्ष 64 टेररिस्ट को मारने में सक्षम हुए हैं। 179 टेररिस्ट हैं अभी जम्मू कश्मीर में, उसमें 64 को धराशायी करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस सफल हुई है इस वर्ष में। मैं उनको सल्यूट करता हूं। और देखिए, जिस प्रकार से ये बुरहान वानी
वानी जो था ये एक पोस्टर बॉय इसलिए बना हुआ था क्योंकि ये आज के युवकों के लिए इंटरनेट के माध्यम से और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के माध्यम से बहुत बड़े तादाद में, आपने देखा था किस प्रकार एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था टेररिस्टों द्वारा और किस प्रकार उसने एक फोटो भी जारी की थी 10 युवकों के साथ लश्कर लेकर। तो स्वाभाविक रूप से युवकों को रिक्रूट करने में बड़ा काम कर रहा था, कमांडर हिजबुल का बना हुआ था। तो उसका एलिमिनेट होना ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे देश के लिए भी है। मगर जहां तक नेताओं का सवाल है और उनका जो रिएक्शन आ रहा है, देखिए मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, ये केवल बुरहान वानी के लिए ही नहीं, आप याकूब मेमन के केस में ले लीजिए। याकूब मेमन का केस तो 20 साल हमारे जुडिशियल सिस्टम के सभी पद्धति से चली, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद भी। संबित बताइए, हिना भट्ट कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं? आपकी पार्टी की नेता हैं, वो नहीं है? नहीं, मैं तो जनरल सबके लिए बोल, आप जानते हैं हिना भट्ट ने क्या कहा? संबित, मैं धीरे धीरे कश्मीर में भी आऊंगा, प्लीज माफी के साथ। नहीं, आप मैंने जानते सुना हैं हिना भट्ट ने क्या कहा? मैंने सुना अभी। उन्होंने कहा एक माँ की कोख हम उससे उजड़ सहमत गई, नहीं है। एक मासूम उन्होंने कुछ मर भी गया। कहा हो। क्या वो सुरक्षा बल मासूम किसी के बेटे नहीं थे? वो गलत बात, बिल्कुल। देखिए, ये हमारी सरकार है, हमारे सरकार के डायरेक्शन के ऊपर ही ये सब काम हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से किसी एक व्यक्ति के कहने से वो सरकार का स्टेटमेंट नहीं है, सरकार का एक्शन आपने देखा है और सरकार के एक्शन को हम सैल्यूट करते हुए आपके सामने बैठे हुए हैं। मगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के विषय में भी बोलूंगा। आप देखिए, याकूब मेमन को जब फांसी होती है, उसकी फांसी होने से पहले किस प्रकार सारे पॉलिटिकल पार्टीज का एक रटन शुरू हो जाता है कि ये गलत फांसी हो रहा है, फांसी इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुसलमान है। उसके जनाजे में किस प्रकार से हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी एक स्टैंड लेती है। आप लगातार कहते आए हैं आप लोग स्टैंड लेते हैं, तो सवाल इसीलिए आपसे पूछा जाएगा। हिना भट्ट और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके का बयान दिया, आज जो हमारे दर्शक है, जरा उन्हें बताइए उन्हें कैसे फर्क दिखाई देगा। हिना भट्ट का ताल्लुक आपकी पार्टी से है, उमर अब्दुल्ला ने तो जो कहा सो कहा, कैसे लोग डिफरेंस देख पाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज का यहां पर? देखिए हमारे पार्टी का तो स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर है। देखिए, गवर्नमेंट जो हमारी पार्टी के कोएलिशन की गवर्नमेंट वहां चल रही है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो स्वाभाविक रूप से अगर वहां पर एक फ्लशिंग आउट एक्शन चल रहा है जिसमें आतंकवादियों को फ्लश आउट किया जा रहा है, तो ये हमारे स्ट्रैटेजी के अंतर्गत चल रहा है। इसलिए हमारे मंसूबों पर, हमारे वर्क पर तो कभी आप सस्पेक्ट करिए ही मत। इला भट्ट ने इंडिविजुअली कुछ कहा होगा, मैं उसकी निंदा करता हूं। किसी मासूम को, वो मासूम है, ये जो आतंकवादी मारा गया ये मासूम हो सकता है, कितने न जाने कितने मासूमों की जिंदगी इसने ली है, तो स्वाभाविक रूप से उसको मासूम कहना और ये कहना कि मां की गोद उजड़ गई, ये तो बिल्कुल निंदनीय है और हम निंदा करते हैं इस बात की। मगर मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि लार्जर पर्सपेक्टिव समझिए। आप चंद दिनों पहले जाकिर नाइक के ऊपर भी डिबेट, बल्कि अभी भी हम सुन रहे हैं कि इस प्रकार से जाकिर नाइक के साथ हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जाके मंच साझा करते हैं और कहते हैं वो शांति दूत है। तो एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का जिस प्रकार से रटन चल चुका है, एक प्रचलन चल चुका है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। और अदिति जी याद रखिए, अभी परसों ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म तिथि थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, ये वही कश्मीर है जहां पर बिना परमिट के लोग घुस नहीं सकते थे। मुखर्जी के बलिदान के कारण ही वहां पर आज लोग प्रवेश कर पा रहे हैं बिना परमिट के। इसलिए उस पार्टी के मंसूबों पर तो कभी भी आप संदेह मत करिए, मगर हां, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मंसूबों पर प्रश्न जरूर उठता है। लेकिन आपके किसी बड़े नेता का बयान तो नहीं आया, सुरक्षा बलों की पीठ तो नहीं थपथपाई गई। संबित